दोस्तों एलआईसी के बारे में तो आपको पता ही होगा और ये भी पता होगा कि एलआईसी वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया की पूरी स्टॉक मार्केट में, जो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है अलग अलग कंपनीज में। और बहुत से लोग ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि एलआईसी ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उन कंपनीज में कितना परसेंट स्टेक वहां पे एलआईसी का है। इसके अलावा जैसे आप इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में कि बड़े इन्वेस्टर्स ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, सेम केस में आप ये भी जानना चाहते हैं कि एलआईसी ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर मैं एलआईसी की इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो बहुत सी कंपनीज के नाम निकल के आ जाएंगे, जिसको शायद हम एक वीडियो में कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो जिसके चलते आज एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें बात करने वाला हूं कि एलआईसी ने ऐसे कौन से 5 बैंक हैं जहां पे उनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे 5 ऐसे बैंक्स के बारे में जहां पे एलआईसी ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। थोड़ा सा बात करेंगे उनके फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में और थोड़ा सा ट्राई करेंगे कंपेयर करने का उनको दूसरे बैंक्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले बैंक की जहां पे एलआईसी की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, तो इस बैंक का नाम है आईडीबीआई बैंक। अगर मैं आईडीबीआई बैंक के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसका शेयर प्राइस करंटली 32 रुपीज पे ट्रेड करता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 33,000 करोड़ का है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि इस बैंक में एलआईसी का कितने परसेंट का स्टेक है। तो अगर मैं बात करूं आईडीबीआई बैंक की, तो यहाँ पे जो मेजोरिटी स्टेक है वो एलआईसी का है, मतलब कि यहाँ पे उन्होंने 51% से ज्यादा का स्टेक बाय किया हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 51% का जो स्टेक है वो एलआईसी इंडिया का है, जो इसको एक मेजोरिटी शेयर होल्डर बना देता है आईडीबीआई बैंक के केस में। चलिए बात करते हैं थोड़े और फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में, जो हमें बताएगा कि आईडीबीआई बैंक कैसा परफॉर्म करता है अलग अलग पैरामीटर्स में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं मार्च क्वार्टर के रिजल्ट की, जो भी रिसेंट में निकल के आया था, तो वहां पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है वो नेगेटिव था आईडीबीआई बैंक के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब भी हम किसी बैंक के बारे में बात करते हैं तो मान लो कि बैंक का रेवेन्यू कितना था, इसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट कितना पे किया और इसके अलावा उनके एक्सपेंसेस कितने थे। तो अगर मैं आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करूं तो इसका जो एक्सपेंस और इंटरेस्ट था वो ज्यादा था इनके रेवेन्यू से, जिसकी वजह से इनका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है या उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं वो नेगेटिव निकल के आता है। लेकिन ओवरऑल इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। वो कैसे? क्योंकि इन्होंने अदर इनकम में अपनी थोड़ी इनकम दिखाई थी जो वन टाइम थी, जिसकी वजह से इन्होंने ओवरऑल प्रॉफिट को रिपोर्ट किया था। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आरओसीई की बात करूं, जो हमें बताता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वहां पे अगर डेट और इक्विटी की बात की जाए तो उसके ऊपर कंपनी कितना एबिट देती है, जो हमें बताती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड जिसमें हमारा डेट और इक्विटी दोनों आता है, उसके ऊपर कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है। तो अगर मैं आरओसीई परसेंटेज की बात करूं तो आईडीबीआई बैंक के लिए 0.38% निकल के आती है, जो काफी कम नंबर है अगर हम उनको बाकियों के साथ कंपेयर करें तो। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड बैंक की, जिसमें एलआईसी का स्टेक काफी ज्यादा है। तो इस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग का तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर है। अगर मैं बात करूं एक्सिस बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,05,000 करोड़ के आसपास का है, जो बना देता है इसको तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक पूरे इंडिया का। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके शेयर प्राइस की, तो एक्सिस बैंक का जो शेयर प्राइस है अभी करंटली 380 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि एलआईसी ने इसमें कितने परसेंट का स्टेक बाय किया है। तो अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग की बात करें तो उसमें से 9.17% का जो स्टेक है वो एलआईसी के पास है इस बैंक में से। तो अगर मैं बात करूं रिसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो अभी जो रिसेंट का क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आया था एक्सिस बैंक का, तो उस क्वार्टरली रिजल्ट में एक्सिस बैंक ने लॉस बुक किया था और वो लॉस 1,000 करोड़ से ज्यादा का था। अब मैं बात करता हूं आरओसीई के बारे में कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सिस बैंक के केस में कितना निकल के आता है। तो अगर मैं बात करूं एक्सिस बैंक के बारे में, तो इसका जो आरओसीई निकल के आता है वो 5% से ज्यादा का है, जो आईडीबीआई बैंक के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे बैंक की, जिसमें एलआईसी का स्टेक काफी ज्यादा है, और इस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। अगर मैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2,22,000 करोड़ के आसपास का, जो इसको बना देता है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सेकंड लार्जेस्ट बैंक। अगर मैं बात करूं इसके शेयर प्राइस की, तो इसका शेयर प्राइस करंटली 340 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। अब दोस्तों आप ये जानना चाहते होंगे कि आईसीआईसीआई बैंक में एलआईसी ने कितने परसेंट का स्टेक बाय किया हुआ है। तो अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो उसमें से 9.37% का जो ओवरऑल स्टेक है वो एलआईसी ने बाय किया हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है। चलिए बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में, ताकि आपको पता चले कि बैंक कैसा परफॉर्म करता है। दोस्तों अगर मैं कासा रेशो की बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक के केस में जो कासा रेशो निकल के आता है वो निकल के आता है 48% का,
और 48% का कासा रेशो काफी अच्छा नंबर है और ये वन ऑफ द टॉप नंबर्स में से निकल के आता है अगर हम ओवरऑल किसी भी बैंकिंग सेक्टर में किसी भी बैंक के बारे में बात करें। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि इस पूरे सेक्टर में जो एचडीएफसी बैंक का कासा रेशो है वो है 43% का, जिसके कंपैरिजन में आईसीआईसीआई बैंक का कासा रेशो काफी बेटर है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का नेट एनपीए कितना है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आईसीआईसीआई बैंक का जो नेट एनपीए है वो है 1.41% का। अगर हम उसको कंपेयर करें बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ जैसे कि एचडीएफसी बैंक के साथ, तो उसके कंपैरिजन में आईसीआईसीआई बैंक का जो नेट एनपीए है वो थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि एक नेगेटिव चीज निकल के आती है आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। दोस्तों अगर मैं आरओसीई परसेंटेज की बात करूं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आता है आईसीआईसीआई बैंक के लिए, तो ये परसेंटेज 4.8% है आईसीआईसीआई बैंक के केस में, जो कि एक्सिस बैंक से कम है और आईडीबीआई बैंक से ज्यादा है। तो ये हमें बताता है कि ये कैसा परफॉर्म करता है ऑन इट्स इन्वेस्टेड कैपिटल। चलिए दोस्तों बात करते हैं फोर्थ बैंक के बारे में, जिसमें एलआईसी का काफी बड़ा स्टेक है और ये निकल के आता है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग से, और इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। अगर मैं एसबीआई के बारे में आपको बताऊं तो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1,50,000 करोड़ से ज्यादा का। इसके अलावा मैं बात करूं इसका करंट प्राइस कितना है, तो करंटली ये ट्रेड करता है 170 रुपीज के आसपास। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि एसबीआई के केस में एलआईसी ने कितने परसेंट का स्टेक बाय किया हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि एलआईसी ने कितने परसेंट स्टेक बाय किया है एसबीआई बैंक के केस में, तो ये परसेंटेज निकल के आती है 9.25%। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न में से 9.25% का जो ओवरऑल होल्डिंग है वो एलआईसी ने बाय किया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं एसबीआई बैंक के बारे में आपको इसका आरओसीई बताऊं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये परसेंटेज निकल के आती है 4.66%, जो कि एक डिसेंट नंबर है अगर हम इसको बाकी बैंक्स के केस में कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों अगर एसबीआई के केस में थोड़ी और बात करें तो जिसका जो रिसेंट के क्वार्टर में रिजल्ट निकल के आया था, तो इस रिजल्ट में एसबीआई ने 7,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बुक किया था। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से इनका कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव निकल के आता है, जो कि एक अच्छी बात है इस बैंक के लिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे लास्ट बैंक की, जिसमें एलआईसी का स्टेक 6% के आसपास का है, और इस बैंक का नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में बताऊं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1100 करोड़ के आसपास का है। दोस्तों अगर मैं इसके करंट शेयर प्राइस की बात करूं तो इस बैंक का जो करंट शेयर प्राइस है वो 16 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। अब मैं बात करता हूं इसके आरओसीई के बारे में कि इस बैंक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है। तो इस बैंक का जो आरओसीई परसेंटेज है वो 5% के आसपास निकल के आता है, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है पूरी इंडस्ट्री में। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि रिसेंट के क्वार्टर में, अभी इसका मार्च का रिजल्ट नहीं आया है, इसका दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूं इसके दिसंबर के क्वार्टर के बारे में, तो इस बैंक ने 250 करोड़ के आसपास का लॉस बुक किया था। तो अगर हम बात करें इस बैंक के नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो की, तो वो भी नेगेटिव निकल के आती है पंजाब एंड सिंध बैंक के केस में। दोस्तों अगर मैं जनवरी 2018 की बात करूं तो इस बैंक का जो शेयर प्राइस था एक टाइम पे 50 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था, जो अभी गिर के 16 रुपए के आसपास आ गया है। मतलब कि इसका शेयर प्राइस काफी नीचे आया है हाल के कुछ सालों में। तो दोस्तों जो हमने आज लिस्ट के बारे में बात किया, तो ये सिर्फ हमने एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बताया। हम कहीं पे भी किसी भी शेयर को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो ये हमने आपको बताने का ट्राई किया कि जैसे हम आपको हर वीडियो में बताते हैं बहुत बार कि कौन से बड़े इन्वेस्टर ने कहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, वैसे ही हमने सोचा कि आज आपको बताते हैं कि एलआईसी ने कौन से बड़े बड़े बैंक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कहां पे उनका स्टेक बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट बैंक कौन सा है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।